हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के लिए हिंदी का सेट जो 18 फरवरी 2026 को आपको इसी प्रकार के पेपर देखने को मिलेगा, सेम टू सेम इसी प्रकार के। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को, इसके बाद खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, गद्यांश का, पद्यांश का, और संस्कृत के संदर्भ कैसे लिखे जाते हैं, और निबंध किस प्रकार लिखे जाते हैं, और पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, ये सभी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो भी 18 फरवरी 2026 को पेपर देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निर्मला किस विधा की रचना है? निर्मला किस विधा की रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपन्यास। कौन सा? उपन्यास। और निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, तो उपन्यास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कौन से कवि हैं? तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतीराम जी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि के बारे में, अन्य कवियों के बारे में बात करें तो केशव दास जी हो जाएंगे, बिहारी भूषण, घनानंद पद्माकर, ये रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। और जबकि नागार्जुन की बात कर लें तो ये आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, जो प्रगतिवादी धारा छायावादोत्तर युग के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं नागार्जुन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर लें तो ये भी आधुनिक काल के आते हैं, पुनर्जागरण काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसमें बात कर लें तो युग चरण, जो ये ऑप्शन बी है, सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें बात कर लें तो युग चरण यह कविता जो है, पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और यह कविता उनके काव्य संग्रह हिम तरंगड़ी से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो हिम तरंगड़ी से लिया गया है। लेकिन दिए गए विकल्पों में से यह जो है युग चरण काव्य में भी संकलित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 10, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो देखिए, छायावाद युग की मुख्य विशेषता की बात कर लें तो प्राकृतिक का मानवीकरण, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव। तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ये रति जो है ये श्रृंगार का है। किसका है? श्रृंगार का है। और हास्य रस का है, हास्य रस का है। और निर्वेद जो होता है वो शांत रस का अस्थाई भाव होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर,
जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए। देखिए, उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होता है। इसमें बात कर लें तो देखिए, उपमा अलंकार जब दो वस्तुओं के गुण, आकृति या विशेषता में समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसमें वाचक शब्द कुछ आते हैं, जैसे सा आ गया, सी आ गया, सम आ गया, सदृश आ गया, सरिस आ गया। इस तरह के वाचक शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है और इसमें भी कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मनु, मानहु, जानहु, मनो, मनहु। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग इसमें हुआ रहता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा की बात कर लें तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें बात कर लें तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, किसमें? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितना? 11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें निर्गुण में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल नीला है जो कमल, यानी नीला जो है वो विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए देव नदी का पर्यायवाची शब्द गंगा होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 17 नंबर। युष्माभीय शब्द में विभक्ति एक वचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद की बात कर लें तो विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन कौन? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर पूछा गया है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर बात कर लें तो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है विस्मयादिबोधक और पांचवा होता है आज्ञावाचक और छठवां होता है इच्छावाचक और सातवां होता है संदेहवाचक और आठवां होता है संकेतवाचक। आदर्श से गाया नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य है। कौन सा? भाववाच्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे। अब इसमें बात कर लेते हैं खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न
हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। इस पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। इसका संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए कि किस पाठ से ये दिया गया है और लेखक कौन है। लेखक कौन है, ये दोनों याद होने चाहिए। तो देखिए, इसमें बात कर लें तो संदर्भ किस प्रकार लिखा जाए कि इसमें आपको 2 नंबर मिले और रेखांकित अंश की व्याख्या पर 2 नंबर मिले और किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिले। इसका आंसर इसी पैरा में से निकालना है आपको। और ये संदर्भ, पाठ और लेखक का नाम याद है तो आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये रेखांकित किया गया है इसका अर्थ बताना है, बस इतना आपको करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए कैसे लिखना है। खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 1। अब यहाँ पर संकेत लिखेंगे। देखिए, हम लोग कच्ची, यहाँ से शुरू से ये हम लोग कच्ची मिट्टी और लास्ट का ये लिख देंगे बहुत कम रहता है, तो यहाँ पर बहुत कम रहता है। इसके बाद पहला लगाएंगे, पहले का आंसर संदर्भ। अब संदर्भ किस प्रकार लिखना है, लगभग सब में इसी तरह से लिखा जाता है, केवल ये आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज करना होता है। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। दूसरे का देखिए आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये जो रेखांकित किया गया है इसकी व्याख्या आपको करना है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर लेखक का कहना है कि मनुष्य का स्वभाव कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। वह आसानी से किसी के प्रभाव में आ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कच्ची मिट्टी को मनचाहा आकार दिया जा सकता है। युवा अवस्था में मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता कम होती है, इसलिए यदि उसे अच्छा मित्र बनाते हैं तो उसका जीवन सुधर जाता है, नहीं तो वह बिगड़ जाता है। देखिए, ये तीसरा का आंसर है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, और ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी इसी पैरा में से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा, जो हमारी यहाँ तक लिखना होगा, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, अथवा करके ये दिया है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इस पाठ का नाम है, आपको बता दें कि इस पाठ का नाम पानी पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक का नाम है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इतना पैसेज दिया गया है और इस पर 3 ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों का आंसर आपको देना है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है पदांश का शीर्षक और कवि का नाम। तो पदांश के शीर्षक का नाम धनुष भंग, यहाँ पर लिख देते हैं धनुष भंग। और कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। तो आप इसको भी ये चाहे तो दूसरा का ये कर सकते हैं या अथवा करके दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है अथवा करके यहाँ पर दिया है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। तो ये आप कर सकते हैं ये भी। और इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन है पदांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और निशीथ एवं गिरा शब्द के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम अथवा वाला करके यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। देखिए ऐसे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2 अथवा वाला है तो अथवा लिखेंगे। यहाँ पर संकेत लिखेंगे इससे भी सुंदर डॉटेड लाइन, फिर अंतिम का लिख देंगे वीरों की वाणी। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से आप यहाँ से 2-3 शब्द उठाकर और ये वाला आप लास्ट का लिख सकते हैं संकेत में। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखांकित किया गया है इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक किया गया है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे कवित्री का कहना है कि दुनिया में हमें इससे भी अधिक सुंदर और भव्य समाधियाँ मिल सकती हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में उन समाधियों पर केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही अपनी गाथा गाते हैं, अर्थात उन समाधियों का कोई महत्व या नाम लेने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या है, निशीथ एवं गिरा शब्द के अर्थ लिखिए। देखिए निशीथ शब्द का अर्थ होता है अर्ध रात्रि या रात, और गिरा शब्द का अर्थ है वाणी या भाषा। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा करके एक दिया गया है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं और या ये भी, जो आप लोगों को स्पष्ट आ रहा है उसको हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा का ये जो दिया गया है, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुर्म ऐसा यथा समय नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह नास्ति, यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतं भवति। गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं, तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः
विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चेती। इसका हल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लिखना है। परीक्षा में सेम ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 3, अस्माकं संस्कृत, संकेत यहाँ पर लिखेंगे डॉटेड लाइन, आचार्य दृढ़ता चेती। अब यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। इसमें संदर्भ में केवल पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है क्योंकि लेखक इसके दिए नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। हिंदी में अनुवाद हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है। जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। इस तरह से आपको लिखना है। या आप चाहें तो अथवा में जो दिया है ये स्थानम अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, तो इसको भी कर सकते हैं। इसमें बता दें कि ये जो नाटक लिखा गया है, यहाँ पर जो ये नाटक लिखा गया है, ये नाटक है संस्कृत खंड के पाठ का नाम है वीरेण पूज्यते। ये शीर्षक का नाम है यानी पाठ का नाम है, इसी पाठ से ये लिया गया है। तो आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। केवल एक ही करना है, या तो आप ऊपर वाला करें या ये करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये श्लोक दिया गया है, इसमें संदर्भ लिखना है और आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताना है। तो आइए देखते हैं। इसमें अथवा करके भी 2 दिया है, तो ये ऊपर वाला का करते हैं यार। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख्य स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडितः। ये देखिए इसमें संदर्भ लिखेंगे तो ये प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक इसका हिंदी में अनुवाद लिखें तो अपदो दुर्गामी, अपदो मतलब बिना पैर का है लेकिन वह दूर तक जाता है। च साक्षरो न च पंडित, साक्षर युक्त है यानी अक्षरों से युक्त है लेकिन वह विद्वान नहीं है। पंडित मतलब होता है विद्वान। अमुख्य, अमुख्य मतलब बिना मुख का है लेकिन स्फुट वक्ता मतलब सुस्पष्ट बोलता है। बिना मुख का है लेकिन बोलता साफ है। च यो जनासी च पंडित, यह जो जानता है या उसे जो जानता है वह पंडित है यानी विद्वान है। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 4, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो, ये डॉटेड लाइन सपंडिता संकेत में लिखेंगे। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद, बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। इस प्रकार से आपको सुस्पष्ट लिखना है, राइटिंग बनाकर लिखना है, तब आपको जाकर पूरे नंबर मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का इसमें उत्तर देना है और आपके ज़िले में जो बताया जाता है या जो पढ़ाया जाता है उसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य दिया गया है, फिर ज्योति जवाहर दिया गया है, मेवाड़ मुकुट दिया गया है, अग्र पूजा दिया गया है, जय सुभाष और मातृभूमि दिया गया है, कर्ण दिया गया है, कर्म वीर भारत दिया गया है, तुमुल दिया गया है। इतने खंड काव्य दिए गए हैं, इनमें से आपको केवल एक करना है। और जैसे मान लीजिए कि ये क में 2 दिया है, तो क में 2 दिया है तो इसमें भी एक ही करना है, या तो आप पहला को कर लीजिए या तो दूसरा कर लीजिए, दोनों नहीं करना है। जैसे ज्योति जवाहर आपको करना है तो ज्योति जवाहर में खंड ये ख में दिया है, 5 का ख में दिया है, लेकिन इसमें से एक ही करना है, या तो ऊपर वाला करिए या तो ये 2 नंबर वाला करिए, दोनों में से एक ही करना है। ये आपको 3 नंबर के लिए है, 3 नंबर इस पर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 दिया गया है, यहाँ पर केवल एक का जीवन परिचय लिखना है, एक लेखक का जीवन परिचय आपको यहाँ लिखना है कॉपी में। तो आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 6 क लिखेंगे। यहाँ पर जीवन परिचय के लिए 6 क में रामधारी सिंह दिनकर का लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, 6 क का पहला है रामधारी सिंह दिनकर। और जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, एक ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे और इसी बॉक्स में इस प्रकार से लिखना है। क्या क्या लिखना है, तो नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर, और जन्म 23 सितंबर 1908 में, जन्मस्थान सिमरिया घाट बेगूसराय बिहार, माता मनोरूप देवी, पिता बाबू रवि सिंह, मृत्यु 24 अप्रैल 1974, मद्रास तमिलनाडु, और रचनाएं उर्वशी कुरुक्षेत्र। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय, यहाँ पर इसी के माध्यम से यहाँ पर कुछ लिखेंगे, इसके बाद जो इनके अतिरिक्त बारे में जानकारी है उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर जी का सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इनके माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम बाबू रवि सिंह है। अब यहाँ पर लिखेंगे उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। और यहाँ पर लिखेंगे उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। रचनाएं यहाँ पर लिख देंगे उर्वशी कुरुक्षेत्र प्रमुख रचनाएं इनकी, और इतना आपको लिखना होगा जीवन परिचय में। तब इसमें आपको जीवन परिचय 5 नंबर के लिए आता है, तो ये 5 नंबर आपको इस पर पूरे नंबर मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास जी हैं, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय लिखा गया है, और कैसे लिखा गया है देखिए। सूरदास जी का है, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में चाहें तो इसको ब्रैकेट में करके साइड में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। नाम सूरदास, जन्म सन 1478 ईस्वी, रुनकता मथुरा के पास या सी गांव में। पिता पंडित रामदास,
माता का नाम जमुना दास, गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य, प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। भाषा ब्रजभाषा जो सरल और भावपूर्ण है। निधन सन 1583 ईस्वी परसौली गांव में। साहित्य स्थान क्या है? साहित्यिक स्थान क्या है? तो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इसमें अब लिखेंगे यहाँ पर जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे सूरदास हिंदी साहित्य के महान कृष्ण भक्त कवि थे, जिनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास आगरा के निकट रुनकता या सीही गांव में हुआ था। वे जन्म से नेत्रहीन थे। उनके पिता का नाम रामदास जो गायक थे और माता का नाम जमुना दास था। हालांकि कुछ स्रोतों में पिता का नाम मिलता है और कुछ स्रोतों में इनका पिता का नाम नहीं मिलता है। और अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति व लीलाओं के वर्णन में समर्पित कर दिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाकर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा सौंपी। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप का नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। यानी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है तो आपको याद है 2-3 लिख दीजिएगा, आपको इस पर 5 नंबर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक आपको श्लोक लिखना है, संस्कृत से लिखना होता है। तो देखिए इसमें पहला आप लोग ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में ये आया है तो इसको नहीं लिखना है। बाकी आप इसमें दूसरा लिखेंगे। देखिए माना हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवते। मतलब है कि घमंड छोड़कर व्यक्ति प्रिय बन जाता है, क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता, काम वासना छोड़कर धनवान बनता है और लोभ छोड़कर सुखी होता है, सुखी भवते सुखी होता है। तो ये आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा। अगर एक पेपर में आता है तो दूसरा लिखिएगा और दूसरा आता है तो ये पहला लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। इस पर 4 नंबर मिलेगा आपको, या अथवा करके दिया है। यदि आप ये नहीं आता है आपको तो अथवा करके ये भी लिख सकते हैं। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो एक पत्र आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, अथवा वाला यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 8, अथवा वाला है तो अथवा लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श इंटर कॉलेज जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश। आपके स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। विषय क्या है तो पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं मंगाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर लिखेंगे विषय के बाद महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है। इससे हमें हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाने की व्यवस्था करें, जिससे हम सभी छात्र लाभान्वित। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद, और यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रहे कि कॉपी में बोर्ड की परीक्षा की कॉपी आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको नाम नहीं लिखना है। नाम पर नाम लिखेंगे, इसके बाद XYZ लिखेंगे, फिर कक्षा 10वीं रोल नंबर, यानी 10वीं लिख सकते हैं और रोल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर की कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में नाम नहीं लिखना है। ऐसे XYZ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखेंगे, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या अथवा इसके बाद ये पत्र आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है, एक एक नंबर का है, बहुत ही आसान होता है। अब चाहे तो ये 4 दिया है, इसमें से 2 केवल करना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पर भूमे गुरुत्तरम किम अस्ति, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा भूमे गुरुतरम, और किम को हटाकर केवल लिखना है माता अस्ति। बस ये आपका 1 नंबर मिल जाएगा इस पर। इसमें से देखिए ये दूसरा है अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम किम, तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम क्या है, तो देश। किम को हटाकर लिखेंगे अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम देश सेवा, देश सेवा। और लिख सकते हैं इसमें सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा। और इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परोपकारः अस्ति। बस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें 5 दिया गया है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और ये 7 नंबर का है। ये 7 नंबर का है, आपको 7 नंबर मिलेगा इस पर। और किस प्रकार लिखना है तो देखिए इस पर पहला स्वच्छ भारत अभियान लिख कर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर, यहाँ पर पहला हेडिंग लगाएंगे ऐसे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 10 का पहला है क्या, स्वच्छ भारत अभियान, तो यहाँ पर पहला लिख देंगे स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद लिखेंगे रूपरेखा, रूपरेखा में जो ये हेडिंग दिया गया है उसी को लिखना है प्रस्तावना। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, आपका पहला हेडिंग इसमें बनेगा रूपरेखा में प्रस्तावना, प्रस्तावना। दूसरा स्वच्छ भारत अभियान क्या है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, ये लिखेंगे। फिर तीसरा पर लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य क्या है। फिर चौथा पर लिखेंगे, देखिए फिर चौथा पर लिखेंगे स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां। फिर उपसंहार, और उपसंहार और प्रस्तावना सब में रहेगा, तो लास्ट में हेडिंग आपका रहेगा उपसंहार। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान में लिखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। यह पहल समाज में स्वच्छता के प्रति आदतें विकसित करने
और सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देती है। स्वच्छता न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण और देश के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारी, स्कूल और कॉलेज के छात्र और आम नागरिक जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने इस अभियान के तहत 9 लोगों को नामित करें की अवधारणा शुरू की, जिसमें हर व्यक्ति 9 अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह सिलसिला पूरे देश में स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए एक प्रभावशाली माध्यम बना। इस अभियान ने न केवल भारत को स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ाया, बल्कि दुनिया में भारत की छवि को भी मजबूत किया। अब स्वच्छता अभियान के उद्देश्य क्या हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। दूसरा, सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करना। तीसरा, स्वास्थ्य में सुधार। चौथा, पर्यावरण संरक्षण। पांचवा, सामाजिक बदलाव लाना। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर उपसंहार आपको लिखना होगा। स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी को दर्शाता है। यह अभियान देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार के लिए साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहा है। लोगों की बढ़ती भागीदारी और जागरूकता ने इस अभियान को सफल बनाया है। इसके माध्यम से हम न केवल भारत को स्वच्छ बना सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव भी रख सकते हैं। इस अभियान ने दिखाया कि यदि देशवासी एकजुट होकर काम करें तो हर सपना साकार हो सकता है। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, तब आपको 7 नंबर इस पर मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।